हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और पार्ट टू। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे पार्ट टू। देखो आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। चैप्टर 5 तक हमने देखा था, इंडिगो का पूरा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। उसके बाद साथ हमने सारा का सारा टॉपिक समझ लिए थे, क्या मैटर था, सब कुछ समझ में आ गया था। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। अब यहां से स्टार्ट करना है हमको चैप्टर नंबर 3। ओके, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर यहाँ पे है तो क्यों है। ओके, जैसे हम कभी कभी किसी लोगों को सोचकर देखकर सोचते हैं कि ये पृथ्वी पर क्यों है, तो ऐसे यहाँ पे फ्लेमिंगो में ये चैप्टर क्यों है, वो हमको यहाँ पे खास करके थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, बट अगर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। देखो चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्या नाम है? पैनकेक खाने की नहीं है, हाँ मेरे गोलगट्टो। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है, ये पैनकेक्स पहले हुआ करती थी एक मेकअप की कंपनी। क्या हुआ करती थी? मेकअप की कंपनी। आजकल सारे के सारे जो हमारे माता बहने हैं वो बहुत ज्यादा लिपापोती करते रहते हैं। ओके, तो उसमें सबसे बड़ा रोल पहले उस टाइम का होता था। कब? कि जब जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा जो है वो हीरो हीरोइंस को और सारे के सारे जो एक्टर्स होते थे उनको तैयार करना पड़ता था। ओके, बहुत पुरानी बात है कि जब जो है वो कैमरास की ओर से बहुत ही हार्श लाइट से फेस खराब ना होता और फेस क्लियर दिखे, इसकी वजह से मेकअप बहुत ज्यादा जो है वो उनके ऊपर पोत दिया जाता था। जैसे कि हम कोई पेंट कर रहे हो, ऐसे मेकअप पोत दिया जाता था। मेकअप का काम अभी जो अच्छा बनाना होता है, पुराने खटारा को रिपेयर करना। ओके, उसके अलावा तब क्या होता था, तब जो है वो लोग जो अच्छे भले दिखते थे उसको बदसूरत बनाया जाता था थ्रू द मेकअप। ओके, जो टीवी में या फिर जो है वो कहीं पे हम देखें तो स्ट्रीमिंग में अच्छे दिखते थे। तो ये बात जो है होती थी। पैनकेक जो है वो क्या है? एक मेकअप ब्रांड है। ओके, जो अभी बंद हो चुकी है। कितने टाइम पहले बंद हो चुकी थी? देखते हैं फटाफट से क्या था ये पूरी की पूरी बात किसकी है। कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में जो है वो एक तो हमारे ऑथर हैं। ओके, नरेटर। जो नरेटर का नाम क्या है? यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अशोक मित्रन। क्या नाम है? अशोक मित्रन बोलो या फिर अशोका मित्रन बोलो। तो ये अशोका मित्रन जो है वो हमारे ऑथर है। और वो ही यहाँ पे आपको उनकी जो मेमोरीज है जुड़ी हुई, अपने पास्ट मेमोरीज, जो जहाँ पे वो काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में। कहाँ पे? जेमिनी स्टूडियो। आज हम अगर देखें तो भारत में कई कई सारे बड़े बड़े स्टूडियो जो है जैसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वैसे उस टाइम पर जेमिनी स्टूडियो पूरे भारत में बहुत पॉपुलर था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो बाहुबली जहां बनी, रामोजी फिल्म सिटी। ओके, तो ये है ना, वैसे ये जेमिनी स्टूडियोज जो था जिसमें हमारे ये ऑथर भाई साहब अशोक मित्रन काम करते थे, तो तब की वहां पे मेमोरी सारी की सारी ये देखते फटाफट से। तो वो ऑथर थे जो ही अपनी बात कह रहे, मतलब नैरेटर भी वही हुए, मेन कैरेक्टर भी वही हुए। अब उसके बाद जेमिनी स्टूडियो जिसने एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था एसएस वासन। क्या नाम था? एसएस वासन। कि जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो बनाया उनके मतलब हम बॉस कह सकते हैं। ओके, तो एसएस वासन जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। क्या थे? हमारे बॉस। तो ये याद रखो। उसके बाद था हेड ऑफ द स्टूडियो। अब देखो हेड ऑफ स्टूडियो में क्या था, पहले जो है वो स्टूडियो संभालता था कौन? तो एक बंगाली बाबू थे कोई। ओके, तो वो फिर चले गए और महाराष्ट्रियन हेड आ गए, वो भी है। देखो ये इसलिए थोड़ा सा इतना जिक्र है उनका, इसलिए मैंने आपको यहाँ रख दिया। उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो आता है चीफ मेकअप मैन। क्या आता है? चीफ मेकअप मैन। तो चीफ मेकअप मैन कौन होते हैं? जो सारे के सारे लोग जो होते हैं चीफ मेकअप मैन, वो मेन एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो होते हैं उनको मेकअप करते हैं। वो काम होता है चीफ मेकअप मैन का। ओके, वहां पे पूरा का पूरा एक मेकअप डिपार्टमेंट चलता था। क्या चलता था? मेकअप डिपार्टमेंट। ओके, एक स्टोरी डिपार्टमेंट था, एक मेकअप डिपार्टमेंट था। तो वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियो बहुत बड़ा था, एक हमको ऐसा लगे जैसे कोई कॉलोनी, तो उतना बड़ा जेमिनी स्टूडियो था। तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखे गए थे, जिसमें से एक जो था वो मेकअप डिपार्टमेंट था। बहुत बड़ा मेकअप डिपार्टमेंट था। उसमें एक था चीफ मेकअप मैन जो मेन एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप करता था। उसके बाद आता था मेकअप असिस्टेंट्स। क्या आते थे? मेकअप असिस्टेंट। कि जो असिस्टेंट एक्टर एक्ट्रेस या फिर हीरो हीरोइन होते थे, असिस्टेंट उनके मतलब कि जो कोई भी दूसरे थोड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनको मेकअप करते थे। और उसके बाद आता था ऑफिस बॉय। क्या आता था? ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय जो है मान लो कि कोई कोई पिक्चर्स में क्राउड दिखाना पड़ता है, तो उस क्राउड को पूरे की पूरे को लिपापोती करने का जो है वो जिम्मेदारी इसकी होती थी। ये मारा मेकअप दिया, ये मारा ऐसे जो है उसको मेकअप कर देता था। ओके, तो वो काम ऑफिस बॉय का होता था। क्लियर? दूसरे भी छोटे मोटे काम करने होते थे उसको। ये ऑफिस बॉय थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, देखेंगे हम। और
यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा, या फिर जिसका नाम आपको खास करके याद रखना है, जिसको यहाँ पे ये ऑफिस बॉय जो है उसको इनके नाम से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसकी पूरा का पूरा कैरेक्टर हमको ब्रीफली दिखाया गया है। ये भाई साहब जिनका नाम है कोथामंगलम सुब्बू। क्या नाम है? कोथामंगलम सुब्बू। ओके, शॉर्ट में सुब्बू कहो चलेगा, पर कोथामंगलम याद रखना, कोथामंगलम सुब्बू। तो ये सुब्बू जो है वो क्या था? हमारे बॉस का राइट हैंड। क्या था? बॉस का राइट हैंड, मतलब कि बॉस को उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। कोथामंगलम सुब्बू की बहुत चलती भी थी वहां पे, क्यों? क्योंकि बॉस ने उसको कितने सारे अथॉरिटीज दे दी रखी थी। ओके, तो ये थे कोथामंगलम सुब्बू। पूरा कैरेक्टर उनका देखेंगे ब्रीफ में, और डिटेल्स में भी उनको हम जो है वो लेकर जाएंगे, क्या क्या स्किल्स थे, क्यों ऐसा कुछ, उसका रुतबा क्या था, कैसा नेचर था, सब कुछ। ओके, उसके बाद है एक ये भाई साहब जिसका नाम है फ्रैंक बुचमैन। क्या नाम है? फ्रैंक बुचमैन। इसने किसी के पैसे बूच नहीं मारे हैं, हाँ, बट ये जो है वो एक विदेश के एक भाई साहब थे फ्रैंक बुचमैन, जो क्या चलाते थे? ये पूरा का पूरा जो है याद रखना है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। क्या चलाते थे? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। ओके, ये जो है वो भाई साहब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये क्या थी? तो तब जो है वो देश में कम्युनिज्म चलता था। क्या चलता था? कम्युनिज्म, मतलब कि हमारी कम्युनिटी बनेगी, हम जो है वो पूरा का पूरा अपना साम्राज्य, ऐसा ग्रुपिज्म, कम्युनिज्म। तो वो जिसका ये वासल भाई साहब जो है वासन भाई साहब, वो बहुत ज्यादा विरोध करते थे, बट ये जो है वो अपनी कम्युनिटी चलाता था पूरी की पूरी, ऐसा कुछ था। ओके, सब कुछ वो आगे देखेंगे हम। और एक था एक इंग्लिश राइटर, ये एक मिस्ट्री मैन है। क्या है? एक मिस्ट्री मैन, कि वो इंग्लिश राइटर था कौन। ओके, वो जो है वो एक बार आया था जेमिनी स्टूडियो में, वो उनको भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने जो है वो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, वैसे इसको भी देखेंगे। ओके, तो चलो ये थे सारे के सारे कैरेक्टर्स हो जाने के बाद थीम देखते हैं। चैप्टर की थीम क्या है? तो ऑथर्स मेमोरीज विद जेमिनी स्टूडियो। ये स्टूडियो का नाम खास करके याद रखना है, क्या नाम है? जेमिनी स्टूडियो। तो ऑथर यहाँ पे काम करते थे। ओके, क्या करते थे? काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज में। ओके, तो इसलिए उनके साथ जुड़ी हुई कितनी सारी ऑथर की मेमोरी है जो ऑथर यहाँ पे हमको बता रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी बातें जो है वो हमको यहाँ दिखाई गई है इस चैप्टर में। फटाफट से देखते हैं आगे क्या है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कौन कौन से पॉइंट्स कैसे कैसे याद रखने हैं वो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। देखो, तो सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन। ऑथर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको इंट्रो देते हैं कि ये पैनकेक जो है वो मेकअप का ब्रांड है। कई सारे बड़े बड़े जो एक्ट्रेसेस हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल वैजंती माला, ओके, तो उन सब लोगों ने पैनकेक्स जो है वो उसका लिपापोती जो है वो सब किया होगा। ओके, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रक भर के इसको पैनकेक्स को लाया जाता था। सोचो कि कितना ज्यादा, ऊपर हम बोले ना कि एक पूरी की पूरी लेयर लगा दी जाती थी उसकी। ओके, और रेडिश कलर का जैसे कोई राक्षस हो गया हो, वैसा बदसूरत चेहरा इस मेकअप से बनाया जाता था। तो वो सब कुछ बातें बताते हैं। जेमिनी स्टूडियो कैसा था, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, वो सब कुछ स्टार्टिंग में है। उसके बाद आता है ऑथर का काम, कि ऑथर क्या काम करते थे। ओके, ऑथर्स हुआ, उनका काम क्या था? तो उनका काम था कि जेमिनी स्टूडियो के लिए जो है वो सारी की सारी खबरें, न्यूज और वो सारा का सारा मटेरियल, इंफॉर्मेशन सब कुछ कलेक्ट करना फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में से वो चीज कलेक्ट करने, एक छोटा सा कैबिन जैसा दिया गया था ऑथर को। ओके, आजू बाजू में फ्रेंच विंडोज थी, काम कुछ नहीं था, आजू बाजू में सब दिखता था, वैसे ही विंडो थी। तो उसमें से जो है वो ऑथर हर रोज बैठ के कितने सारे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, उसमें से जो है वो जो भी कुछ उसको लगे वो काटते रहते, कुतरते रहते, वो सब कुछ। ओके, कटिंग्स बनाते रहते। तो ऐसा वो सब कुछ का काम था। सब लोग उसको देखे तो सब लोगों को ऐसा लगे ये साला कुछ काम ही नहीं करता है, एकदम बैठा रहता है, एकदम निखट्टू। ओके, तो ऐसा लगता है, ऑथर ऐसा बोलते हैं। ओके, मैं नहीं बोल रहा, बट जो है वो ऑथर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया गया था। क्यों? क्योंकि कितने सारे न्यूज़पेपर रोज पढ़ने के, तो ऑथर के पास कितनी सारी नॉलेज, कितनी सारी इंफॉर्मेशन भी हुआ करती थी। और उसमें जो है वो उसका सिर दिखाने के लिए आ जाता थे ऑफिस बॉय। अब ये ऑफिस बॉय जो है वो खुद को मानता था कि उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, मेरे जैसे। ओके, तो ये गलत फहमी में वो था कि इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। ओके, और वो जो है वो हीरो बन सकता है, या तो कोई जो है वो स्टोरी राइटर बन सकता है, या फिर कोई स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। ओके, या तो कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बन सकता है। तो ये सब बड़े बड़े ख्वाब लेकर यहाँ पे ये ऑफिस बॉय आया था, पर कुछ बना नहीं, बन के क्या रह गया? ऑफिस बॉय। ओके, तो ये जो ऑफिस बॉय है वो ये सबको ऐसे अपनी भड़ा सुनाता रहता और चला जाता कहाँ पे? ऑथर के काम जो करते थे वहां पे, उसको सुनाता, मैं तो ये था, ये था, ये वो सब कुछ, उसकी कहानी और वो सब सुनाता ऑथर को और पकाता। ऑथर को इससे छुटकारा तब मिलता, और ये जो हमारे भाई साहब हैं अशोकमित्र, उनको तब छुटकारा मिलता कि जब कोई क्राउड को मेकअप करना और ये वहां से जाए।
वरना तो ये उसको पका के एकदम जो है वो दिमाग खा जाता ऑथर का। ओके, तो ये था। अब ये भाई साहब जो है वो ये कोथमंगलम सुब्बू से बहुत ज्यादा जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि जो है वो उसको लोग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, कोई भाव ना दे, तो इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा जलन होती थी। अब याद ये रखना है खास करके कोथमंगलम सुब्बू। तो पहली बात तो ये याद रखने की बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर थे, बहुत ही ज्यादा हम्बल स्वभाव के थे, बहुत ज्यादा प्लीजेंट नेचर के थे। ओके, और कोथमंगलम सुब्बू जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट उसको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती थी वहां पे। क्यों? ऐसा क्या था उसके पास? नहीं पढ़े लिखे थे, वो गांव में से आते थे, वो सही बोलते हैं, यही बोलते हैं वैसा। ओके, ना ही उनके पास कोई जान पहचान थी, ना ही कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, फिर भी क्यों? तो उसके पास थी एक सेंस। ओके, जैसे हम ऐसा बोल सकते कोथमंगलम सुब्बू के लिए याद रखना, ये खास करके जो है वो वर्ड यूज करना, टेलर मेड। ओके, टेलर मेड थे वो, किसके लिए? टेलर मेड फॉर सिनेमा। ओके, ये जो है वो टेलर मेड मटेरियल थे सिनेमा के लिए, कि सिनेमा की सारी नॉलेज थी उसके पास। आप उसको कुछ भी पूछो, सुब्बू के पास सोल्यूशन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के भी अब्बू आ जाए उसको सुब्बू समझ लेगा। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे होती थी। कई सारे डायरेक्टर ऐसे होते थे कि उनको बहुत क्रिटिकल अटपटे से जो है वो शॉट्स डालने होते थे अंदर, फिर भी सुब्बू के पास आइडिया होते ही थे। ओके, यहाँ पे ऑथर को एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कि एक डायरेक्टर है, उसने ऐसा बोला कि मेरे को एक सीन करना है, और उस सीन में क्या करना है कि सीन में मेरे को टाइगर और चूहे दोनों की लड़ाई चाहिए। ओके, और चूहे टाइगर की दोनों की लड़ाई जमीन पे तो करते रहते, पर मेरे को जमीन की लड़ाई जो है वो पानी में चाहिए। कहां पे? पानी में। तो पानी में टाइगर और चूहा लड़ रहा है, दोनों में से चूहा और टाइगर लड़ रहा है, चूहा लड़ रहा है, टाइगर लड़ रहा है, चूहा। उसमें से अब मेरे को चाहिए कि टाइगर मर गया और चूहा जीत गया, हमारा हीरो चूहा है। ओके, मतलब कि चूहे को उन्होंने क्या बनाया था? हीरो बनाया। ओके, और वो जो है वो चूहा पानी में टाइगर को डुबो के मार देती है। क्या करता है? टाइगर को डुबो के पानी में वो जो है वो चूहा मार देगा, और उसके बाद हमारा चूहा, हमारा हीरो जो है पानी के बाहर आया, आकर जमीन पर देखता है, तो उसको देखता है कि टाइगर के छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, तो वो छोटे छोटे बच्चे को, टाइगर के छोटे बच्चों को देखकर वो चूहा का दिल पिघल जाता है, और वो जो है उसको करके रखता है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे, बस मेरी एक्टिंग पर मत जाना, मैं एक्टर नहीं। ओके, तो ये सारा का सारा देखकर चूहे का दिल पिघल जाता है। ये ऐसा सीन ओके हमको देखकर भी ऐसा लगे चूहा टाइगर उसकी लड़ाई, वो भी पानी में, वो टाइगर मर जाता है, वो भी डूब के, वो चूहा मार देता है भारत, क्या है? कुछ भी नहीं। ओके, फिर भी ऐसी वाहियात स्क्रिप्ट भी हो, ऐसा सीन भी हो, तो भी सुब्बू जो है उसको बहुत इंटरेस्टिंगली कर देता था। तो इतना ज्यादा जो है वो ये भाई साहब टैलेंटेड थे। ओके, कई सारे उसने ब्लॉकबस्टर विदाउट एनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये डायरेक्टर ऐसे प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं थे, फिर भी कितनी सारी फिल्म बनाई है, कितनी सारी मूवीज को सुपर हिट किया है, अपने आइडियाज दिए हैं। तो ऐसा टैलेंट उसके पास एक्टिंग का था। उतना ही नहीं कि एक्टिंग, वो जो है वो भाई साहब कितनी सारी नॉवेल्स लिखते थे, उन्होंने कितने सारे नॉवेल लिखे, कितनी सारी पोएम्स, गजल लिखी है। ओके, और एकदम कहे ना कि एकदम क्लासिकल और कॉम्प्लिकेटेड पोएम्स भी वो हाई लेवल की लिख सकते थे, पर वो लिखते नहीं थे, नॉर्मल लिखते थे, क्योंकि लोग उसको अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। ओके, और इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी उसने अचीवमेंट हासिल की थी, फिर भी लोग उनको नहीं देखते थे, उसके कैरेक्टर के सामने वो छोटी लगती थी। क्यों? क्योंकि उतने हाई लेवल के वो एक्टर थे। पता चला? तो उतना ज्यादा उसका एक्टिंग में लेवल हाई था कि जिसकी वजह से ये सुब्बू भाई साहब जो है उसकी जो बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स थी राइटिंग में, वो भी छोटी लगती थी। ओके, तो इतना ज्यादा जो है वो ब्रॉड कैरेक्टर था कोथमंगलम सुब्बू का। क्लियर? तो उसके बाद जो है वो देखते हैं MRA, मैंने आपको अभी बताया था। ओके, कि एक भाई साहब थे बुचमैन जो क्या चलाते थे, एक पूरी की पूरी टीम चलती थी अपनी। तो ये MRA वाले जो है वो कम्युनिज्म से जुड़े हुए लोग थे, और वो लोग जो है वो सर्कस की टीम है ऐसा बोलकर एक बार आ गए थे जेमिनी स्टोरी में। इंसिडेंसेस ले लिया मैंने आपसे, कोई टॉपिक ना छूटे। ओके, तो सर्कस का बहाना बना के 100-200 लोगों की टीम आई। ओके, उनको कुछ लेना देना नहीं था एनिमल से। ओके, उनको एनिमल जरा भी पसंद नहीं थे, ना ही एनिमल को जानते थे। एनिमल उनको पसंद तब आते थे जब उसके खाने के प्लेट में सजे हुआ है, मतलब कि साले भूत जैसे जो है वो, कुछ उसको पता नहीं था ऐसा एनिमल को ये सब, मतलब कि जो है उनको प्यार करना, उनको समझना। बट वो सर्कस में है ऐसा करने के लिए वहां पे भारत में आए थे। क्यों? क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में वो लोग उसके थ्रू सब लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, अफेक्ट करना चाहते थे। तो ऐसे कम्युनिज्म चल रहा था। अब बेसिकली कम्युनिज्म है क्या? कि मान लो कि जो है वो कम्युनिज्म
के नाम से लोगों को उकसाया जाता था, लोगों को जो है वो अपने आप में अलग अलग कमेटी बनाई जाती थी, अपना जो है वो कहे कि ग्रुप बनाया जाता था, ऐसा सब कुछ चलता था। पहले तो लोगों को लगा कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर फिर भी लोगों को पता चला कि नहीं, ये तो एक दूसरे को लड़वा रहा है, मरवा रहा है। तो ये सब कुछ बातें होती थी, जो मिस्टर वासन को कम्युनिज्म जरा भी पसंद था नहीं। ओके, तो चलो उसके बाद कम्युनिज्म के बाद देखते हैं इंग्लिश राइटर। ओके, अब इंग्लिश राइटर क्या है, द एनकाउंटर क्या है, और ये स्टीफन स्पेंडर के, तीनों चीजें जो है वो एक साथ जुड़ी हुई है। ओके, कैसे कि एक बार ऐसा हुआ था, ये इंसिडेंस याद रखना। ओके, एक बार ऐसा हुआ था कि जेमिनी स्टूडियो जो है उसमें हमारे जो बॉस है, मतलब कि मिस्टर एस एस वासन, ओके, तो वो एक इंग्लिश राइटर को, या फिर इंग्लिश कोई पोएट हो या फिर राइटर, उसको लेकर आए। ओके, सब लोग बैठ गए यहाँ पे उनको देखने के लिए कि क्या है, कौन है, सब लोग, किसी को पता नहीं था, एकदम मिस्टीरियस गाय कोई आ गया, जो हमने आगे बात की थी ना, वही बात हो रही है। ओके, कि वो मिस्ट्री मैन कौन था, इंग्लिश राइटर। तो वो राइटर हो, पोएट हो, कोई बातें करने लगा कि शायद वो वासन का बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, कोई बोलने लगा कि वो जो है उसका कोई गेस्ट होगा। तो ऐसा करके सब लोग सुनने लगे। मिस्टर एस एस वासन खड़े हुए, इंग्लिश में बहुत ही लंबी उसके इंट्रोडक्शन दिया, बहुत लंबी लंबी तारीफ की उसकी। ओके, और उसके बाद ये इंग्लिश राइटर जो है उसने भी भाषण दिया, भाषण में से किसी को कुछ समझ नहीं आया। ओके, बट सब लोगों ने सुना, और वो एक जो है वहां से वो इंग्लिश राइटर चला गया। अब सबके लिए मिस्ट्री बनकर रही थी, सब लोग भूल गए, पर हमारे जो ऑथर भाई साहब है, ओके, उनको ऐसा लगे कि क्या था, कुछ समझ में तो नहीं आया, बट अब एक मिस्ट्री बन के रह गया उसके लिए कि ये क्या बोल के गया, कौन था, क्यों आया था, आइडेंटिटी क्या थी, कुछ पता नहीं। अब एक बार जो है कंपटीशन हो रहा था इंग्लिश स्टोरी राइटिंग का। ओके, और उस कंपटीशन में हमारे ऑथर साहब को भाग लेना था, जिसके लिए पढ़नी थी एक किताब। इस किताब में से जो है वो कंपटीशन होगा। किताब का नाम है द एनकाउंटर, खास करके किताब का नाम याद रखना। ओके, तो ये द एनकाउंटर जो है वो उनको पढ़ना था। ओके, और द एनकाउंटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था कहाँ पे, इंग्लिश कम्युनल जो लाइब्रेरी होती थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, वहां पे। तो लाइब्रेरी में वो भाई साहब गए एनकाउंटर बुक लेने के लिए। बुक लेने के लिए जैसे गए, वहां पे बुक खोली और बुक में देखा, तो उनको जो है वो एक पिक्चर दिखाई दी, एक नाम दिखाई दिया। ओके, द एनकाउंटर में, और वो पिक्चर और वो नाम जो था, वो नाम ये वाला था, स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम था? स्टीफन स्पेंडर। ये नाम ऑथर को दिखा। ओके, और फिर पता चला कि ओ बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा ऑथर की जो कम्युनिज्म के एकदम खिलाफ है, इसलिए मिस्टर वासन लेकर आए थे कि ये लोगों को जागृत करता है कि कम्युनिज्म अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो है वो द एनकाउंटर उनकी बुक थी, और उसमें ऐसा लिखा था। मतलब स्टीफन स्पेंडर बहुत ही हाई लेवल के, बहुत फेमस ऑथर थे। वो ऑथर, हमारे ऑथर को, मतलब कि मिसेस जो है, मिस्टर, ये क्या नाम था उसका, वो जो हमारे अशोकामित्रन है, उनको तब पता चला। ओके, तो ये स्टीफन स्पेंडर। दूसरी बात क्या पता चली कि उसके बाद जेमिनी स्टूडियो ऑथर ने छोड़ दिया कई सालों तक काम करने के बाद। फिर जो है वो ऑथर एक बार जा रहे थे, उसने जो है एक मैगजीन देखी, बुक देखी। ओके, मैगजीन भी जो है वो बहुत ज्यादा, लंदन टाइम्स बहुत बड़ी मैगजीन है, कितनी सारी दूसरी भी मैगजीन है जिसमें इनके आर्टिकल्स और वो सब आते थे। वहां उन्होंने देखा कि कितने सारे ऑथर हैं, कितने सारे जो राइटर्स हैं, वो ये जो है वो ये कम्युनिज्म का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। वहां पे भी ऑथर को स्टीफन स्पेंडर का नाम मिला। मतलब कि उनको पता चला कि वो बहुत ही बड़े वो पोएट थे, बहुत बड़े ऑथर थे। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? इस बुक में या फिर इस चैप्टर में। और आगे थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे हमको ऐसा लगे कि ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ऐसा ही है या फिर कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो सही बात है कि उसमें कुछ हमारे जैसे लेने जैसा, रिलेट करने जैसा कुछ नहीं है। बट जेमिनी स्टूडियो की उस टाइम की लेगेसी, उस टाइम का पूरा डिस्क्रिप्शन वो आपको बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। ओके, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूँ आपकी एग्जाम के मामले में। ओके, तो अगर हो सके फिर भी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक इसमें से छूटे ना, वो आप ध्यान रखना। ओके, चलो फटाफट से अब जो है वो आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है हमारा? द इंटरव्यू। खास करके याद रखना, ये इंटरव्यू जो है ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। एग्जाम में इसके बेस से कितने सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो देखो अब द इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब हमको पता है कि जो है कोई फेमस पर्सनालिटी से कोई इंसान जो है उनकी इंफॉर्मेशन मांगे, क्वेश्चन पूछे, ये वो सब कम्युनिकेशन हो, उसको इंटरव्यू बोलते हैं। तो उसके ऊपर ये चैप्टर है।
टू पार्ट्स है। कितने? टू पार्ट्स। पार्ट 1 जो है हमारा यहाँ पे पार्ट 1 में हमको क्या बताया गया, पहले तो इंटरव्यू कब से शुरू हुआ, उसके इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है वो थोड़े थोड़े अलग अलग जो है वो लोगों के ओपिनियन, पीपल्स रिएक्शन या फिर पीपल्स ओपिनियन इंटरव्यू के बारे में। ओके, तो वो सब कुछ देखना है यहाँ पे इंटरव्यू में। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आएगा, सेकंड पार्ट में देखेंगे। देखो अब क्या है, इंटरव्यू लोगों के बारे में क्या बोलता है, फिर क्या था, वो सब कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे हमको बताई गई है। तो देखो, इंटरव्यू इज 130 ईयर ओल्ड, 130 साल से इंटरव्यू जो है वो चल रहा है, या फिर इंटरव्यू लेना 130 साल पहले शुरू हुआ था। वो थोड़े से टाइम पहले की बात है, मतलब अभी थोड़े ज्यादा मान सकते हो आप। ओके, और इंटरव्यू क्या है, सोर्स ऑफ ट्रूथ। क्या है? सोर्स ऑफ ट्रूथ। उसमें से लोगों की सच्ची बातें पता चलती है, लोगों के फैक्ट्स पता चलते हैं, लोगों के माइंडसेट, उनका ओपिनियन, उनका नॉलेज, उनका जो सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है, वो सभी बातें जो है वो लोगों के सामने थ्रू द इंटरव्यू हम पहुंचा सकते हैं। मतलब कि इंटरव्यू जो है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है लोगों के माइंडसेट को एक दूसरों के साथ जोड़ने में, फिजिकली, मेंटली और फिलोसॉफिकली, साइकोलॉजिकली। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, और दूसरा क्या है, एन आर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड। ओके, मतलब कि क्या है कि ऐसे ही नहीं है कि आप जो है वो ऐसे ही जाओ और पूछने लगे, चलो मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, चलो चलो इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, ये कोई जो है गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इंटरव्यू लेना और सामने वाले को अच्छे से कम्युनिकेट करना, अच्छे से ग्रीट करना और उस हिसाब से उनके पास से इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये एक आर्ट है। ओके, अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी मेहनत लगती है कि जो हमको करनी चाहिए। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे खास करके हमको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू में ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हमको, कैसे किस फ्लो में जाएंगे, हमको उनके सामने वाले जो है उससे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन मैं कैसे निकालूं, जो मेरे को चाहिए वो अगर नहीं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगी जिससे वो मेरे साथ इतने फेमिलियर हो जाए कि इंफॉर्मेशन दे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछूं जिससे उसके पास से मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकूं। ये सारी की सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है एक अच्छे इंटरव्यूअर को। किसको? इंटरव्यूअर मतलब क्या कि जो इंटरव्यू ले रहा है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। तो वो अच्छे इंटरव्यूअर की वो निशानी है। तो इंटरव्यू क्या है? एक आर्ट है। क्या है? एक आर्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुई इंटरव्यू की। क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि कई सारे दुनिया के मशहूर फेमस लोग जो है इंटरव्यू को किस हिसाब से देखते हैं। कई सारे नेगेटिव रिव्यूज भी मिले हैं, उसको देखते हैं, चलो फटाफट से। ओके, तो यहां पे देखो, पहला नाम है हमारा वीएस नेपोल। क्या नाम है? वीएस नेपोल। तो वीएस नेपोल जो है वो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं कि वाउंडेड बाय इंटरव्यूअर्स। वाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उसके बाय इंटरव्यूअर्स के थ्रू कोई अत्याचार हो रहा है। वाउंडेड का मतलब कि हमको जो है वो हैरेस करना, ऐसा। ओके, मतलब कि वो जो है वो इंटरव्यू हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, ऐसा ही भाई साहब बोलते हैं। ओके, कि इंटरव्यूअर्स जो है वो हमको हमारी पर्सनल लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते हैं, हमको जरा सा भी जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने हमारा एक बैड फेस या फिर डार्क फेस रखकर खड़ा कर देते हैं। ये सब कुछ बातें जो है बोलते हैं, मतलब वो क्या है, उसके लिए एक ऐसा टॉर्चर है इंटरव्यू। ओके, सेकंड देखो, तो हमारे भाई साहब है लुइस कैरोल, वो भी ऐसे बोलते हैं, लुइस कैरोल कहो या फिर लेविस कैरोल कहो। ओके, वो भी ऐसे बोलते हैं। क्या है? इंटरव्यू हॉरिफाइड है, उसको तो बहुत ज्यादा डर लगता है। उड़ी बाबा, इंटरव्यू नहीं देने का, कुछ भी करने का, मतलब इंटरव्यू नहीं देने का। ओके, झुकेगा नहीं साला, नहीं इंटरव्यू नहीं देगा साला, ऐसा ये बोलते हैं लुइस कैरोल। क्यों ऐसा है? क्यों हॉरिफाइड है? क्यों इंटरव्यू से डर लगता है? क्योंकि ये जो है वो भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि इंटरव्यू से हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो शेयर हो जाती है। ये ऑथर है एक बहुत बड़े, तो ये ऐसा मानते थे कि उनको लोनलीनेस पसंद था, जितने अकेले रहे उतना उसको मजा आएगा, ऐसा। तो वो ऐसा मानते थे कि मैं वो इंटरव्यू दूं, लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, फिर लोग आएंगे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, ये वो सब, और मैं भीड़ भाड़ में आ जाऊंगा, मेरे को उसमें आना नहीं है, हम अकेले रहेंगे। तो उसको बोलना था कि ऑथर क्यों बना, साधु बनता ना। ओके, कि अकेले रहता वहां पे हिमालयन की गोद में। तो ये तो अभी फिर भी जो है वो यहाँ पे उनको पसंद नहीं था, वो उसको बहुत ज्यादा दर्दनाक, बहुत ज्यादा डरावनी प्रोसेस बोलते हैं। ये भाई साहब जो है रुडियार्ड किपलिंग, उन्होंने तो ये जो है वो सारे के सारे इंटरव्यू को क्या बोल दिया? इमोरल बोल दिया। क्या बोल दिया? इमोरल और असॉल्ट बोल दिया। ओके, इमोरल का मतलब क्या होता है कि जिसको जरा सी भी तमीज नहीं है, बदतमीज लोग है, वो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा बोला। ओके, और असॉल्ट मतलब किसी की जो है वो इंसल्ट करना, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मेंटली
ठेस पहुंचाना। ओके, तो किसी को जो है वो इमोर्टल और असॉल्ट, ये भाई साहब तो ऐसा बोलते हैं कि जो है वो अच्छे संस्कार इंसान जो है वो ये सारी की सारी चीजों से लेना और देना इंटरव्यू ओके, तो उससे बहुत ज्यादा दूर लेते, वो ना ही लेते हैं ना ही देते इंटरव्यू, ना ही इंटरव्यू लेते हैं ना ही इंटरव्यू देते हैं। तो ये जो है वो ऐसा बोलते हैं, कौन, हमारा रुडयार्ड किपलिंग, बहुत ज्यादा जो है वो उसको इंटरव्यू को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत इमोरल है चीज, बदतमीज लोग ऐसा करते हैं, संस्कारी लोग इंटरव्यू नहीं लेते हैं और इंटरव्यू नहीं देते हैं। ओके, ये एक असोल्ट है सामने वाले को, तो आप बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज करते हो, ऐसी सब कुछ बातें जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में ये भाई साहब बोलते हैं, रुडयार्ड किपलिंग। ओके, अब आते हैं एच.जी. वेल्स, वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि थंबप्रिंट ऑन द विंड पाइप। देखो क्या बोलते हैं वो, विंड पाइप मतलब क्या, कि जिससे हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास नली जिसको हम बोलते हैं। ओके, वहां पे थंबप्रिंट मतलब कि जो है वो हमको क्या, गला दबा देना, किसी ने जो है वो हमारा गला दबा दिया, हमारी सांस घोट दी हो, वैसा जो है वो इंटरव्यू का इफेक्ट मेरे को लगता है। इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब है। ओके, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके आगे लास्ट वाले जो भाई साहब है उसका नाम है सोल बिलो। सोल बिलो वो भाई साहब जो है वो यहाँ पे जो है वो खास करके इंटरव्यू को अच्छा बोलते हैं। कैसे अच्छा बोलते हैं, देखो कि इंटरव्यूअर हैज अ लॉट्स ऑफ पावर। क्या है उसके पास, लॉट्स ऑफ पावर है इंटरव्यूअर्स के पास। कैसे पावर है कि इंटरव्यूअर जो है वो लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, किसी दूसरे लोगों की नॉलेज दे सकता है, किसी दूसरे लोगों जो है उनका एक्सपीरियंस दे सकता है, और इंटरव्यू के थ्रू लोगों के सामने सच्चाई आ सकती है, लोगों के सामने पॉजिटिविटी आ सकती है, और दूसरों का ज्ञान जो है वो लोगों को, दुनिया को मिलेगा। तो वो उन्होंने पॉजिटिव साइन भी दिया है। तो ये बात थी हमारे पार्ट 1 की। किसकी, पार्ट 1 की। ओके, अभी हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर 7 का, और उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर लास्ट, हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा लास्ट होगा। उसके बाद जो है वो हम हमारा वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो गया पार्ट 1। अब चैप्टर नंबर 7 से ही पार्ट 2, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बढ़िया सा जो है वो हमारा पार्ट 2 है। ओके, इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाया गया है, या फिर जो है वो एक लाइव इंटरव्यू, लाइव तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म्ड इंटरव्यू दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है आपको, तो उम्बर्टो इको का। किसका, ये जो भाई साहब है, ओके, ये नाम क्या है, मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यूअर है, मतलब कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और उम्बर्टो इको जो है वो दे रहे हैं इंटरव्यू। क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू। ओके, तो ये मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर है, और उम्बर्टो इको इंटरव्यू दे रहे हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कि उम्बर्टो इको थे कौन, वो खास करके याद रखना है। तो वो क्या थे, एक इटालियन प्रोफेसर थे। क्या थे, इटालियन प्रोफेसर। ओके, एक इटालियन कॉलेज में वो पढ़ाते थे। कौन पढ़ाते थे, उम्बर्टो इको, इटालियन प्रोफेसर थे। सब्जेक्ट क्या था उसका, तो ये तो एक सब्जेक्ट है। देखो ये वो जो है वो एक नॉन फिक्शन राइटर थे, फिर स्टोरी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, मतलब कि नॉवेल लिखते थे, और उसके अलावा जो है वो साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सेमियोटिक। तो सेमियोटिक्स भी वो पढ़ाते थे। तो वो उसका सब्जेक्ट था एज एन प्रोफेसर। ओके, और एज अ प्रोफेसर, बस एज एन ऑथर अगर देखें तो वो जो है बहुत अच्छी नॉवेल्स और वो सब काम उसने किए हैं। ओके, और उसने जो है वो फेम कहां से गेट की थी, सबसे ज्यादा उसको फेम कहां से मिली, वो कैसे बहुत फेमस हो गए, तो उन्होंने एक बुक लिख डाली, और वो बुक इतनी ज्यादा अमेजिंग, इतनी ज्यादा मजेदार कि यहाँ पे जो है वो बुक की 10 मिलियन से भी ज्यादा, 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज जो है वो पब्लिश हुई, या फिर जो है वो कॉपीज, इतनी कॉपीज बिक गई। बुक का नाम था द नेम ऑफ द रोज। क्या नाम था, द नेम ऑफ द रोज। ओके, ये हमारी बुक थी। कितनी, 10 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड, इतनी ज्यादा कॉपीज। ये याद रखना, बुक का नाम खास करके याद रखना, उम्बर्टो इको। उसने बुक लिखी थी रोज के बारे में। ओके, मतलब कि जो है वो इकोलॉजी में रोज आता है, इकोलॉजी मतलब कि एनवायरमेंट, और फ्लावर मतलब कि उसका पार्ट। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि याद रह जाएगा आराम से। उम्बर्टो इको हमारे जो है वो क्या क्या है, एक नॉन फिक्शन राइटर। याद रखना, कौन से, नॉन फिक्शन राइटर। ओके, ये है उम्बर्टो इको, याद रखना। तो वो पूरी की पूरी उनके बारे में बात है। अब ये दोनों के दोनों जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, एकदम सिंपल शॉर्ट में, जो आपको ध्यान खास करके रखना है कि उम्बर्टो इको क्या इंटरव्यू लेना चाहते थे या फिर क्या करना चाहते थे, वो खास करके हमको देखना है। उनका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो, कि इंटरव्यू में कौन कौन से उसने जो है वो क्वेश्चंस पूछे थे उम्बर्टो भाई साहब से, या फिर क्या क्या हुआ था।
तो देखो यहाँ पे ये जो है वो हमने अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस बनाए हैं। टोटल जो है वो हमने ये क्वेश्चन जो है वो एकदम आराम से, इसमें आपका पूरा पार्ट 2 आ जाएगा, वैसे जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे तामझाम किया गया है। ओके, तो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है वो हमारे इको भाई साहब ने, सॉरी हमारे मुकुंद भाई साहब ने उम्बर्टो से पूछा। देखो यहाँ पे एम मतलब कि मुकुंद और यू मतलब उम्बर्टो इको, समझ जाना। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हाउ ही मैनेज टू राइट सो मच। ओके, कितना, देखो मैंने आपको बताया कि नॉवेलिस्ट है, नॉन फिक्शन राइटिंग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो इतना ज्यादा काम वो मैनेज करते कैसे हैं। ओके, ऐसा सबसे पहले मिस्टर मुकुंद ने पूछा। ओके, ये देखो ये आपको कैसा क्वेश्चन है कि जिससे आप लोगों की तारीफ करें, वो इतना ज्यादा कैसे कर लेते हो आप, बताओ हमें। ओके, सबको पता होगा कि हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे मुकुंद इनको अच्छा लगे इसलिए पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अगर आप सामने वालों की तारीफ करोगे, जिससे पास से आपको कुछ काम है, तो वो आपको जो है वो अच्छे से ग्रीट करेगा, अच्छे से ट्रीट करेगा। तो इसकी वजह से कि भाई इंटरव्यू स्मूथ चले, इसलिए थोड़ी सी पहले से बटर पॉलिशिंग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे उम्बर्टो इको ने क्या कहा, टू डू समथिंग, सॉरी यहाँ पे डू आएगा, टू डू समथिंग। अब मैं इसके लिए कुछ करता हूं, मेरे पास कुछ ट्रिक है। ओके, अब क्या ट्रिक है, क्या करते हैं वो उसने पूछा कि व्हाट एंड हाउ, क्या करते हो और किस तरीके से करते हो वो मेरे को बताओ। ओके, मतलब कि जो है वो इतना सारा काम करने के लिए, हाँ दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है वो आंसर दिया उम्बर्टो इको ने कि वर्किंग इन इंटरस्टिक्स, याद रखना ये बात। ओके, इंटरस्टाइसिस बोलो या फिर इंटरस्टिक्स बोलो, जो भी बोलो, इंटरस्टिक्स मैं बोलता हूं, मुझे मजा आता है इसलिए। ओके, तो वर्क काम करना है किसमें, इंटरस्टिक्स में। इंटरस्टिक्स मतलब क्या होता है, गैप। क्या होता है, गैप। अब गैप कैसे, किस तरीके के, कि हम जो है वो उम्बर्टो इको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है ना, पूरी पृथ्वी, उस पृथ्वी के बीच के जो उसके एटम्स में और सारे के सारे स्ट्रक्चर में जितना भी गैप है, स्पेस है, उस स्पेस को अगर आप हटा दो और सब एटम्स को ज्वाइन कर दो, तो पूरी पूरी पृथ्वी की साइज एक फ्रिज जितनी हो जाएगी। कितनी, फ्रिज जितनी, मतलब इतना सारा स्पेस है। तो वैसे ही मैं मेरे टाइम में, मेरे शेड्यूल में, मेरे डेली के जो पूरा का पूरा रूटीन होता है, उस रूटीन में जितने जितने मेरे को स्पेसेस मिलते हैं, जितने गैप्स मिलते हैं, उसमें मैं काम कर लेता हूँ। ओके, उसको यूटिलाइज करता हूँ मेरा कोई एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, और ऐसे काम करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, I knew that you are coming for interview. ओके, कि मेरे को पता था कि तुम इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हो। ओके, सो I till then I was free, और उस टाइम तक तुम आओ यहाँ पे, तब तक मैं फ्री था। ओके, सो आई रोट वन आर्टिकल। तो उसके उसके उस टाइम में उसने क्या कर दिया, एक आर्टिकल लिख लिया। ओके, देखो उनका घर का 3rd फ्लोर पर है, ये भाई बहन 1st फ्लोर पे से ऊपर चढ़े, ये वो सब कुछ हो, वहां से आए, उतने टाइम में उसने जो है वो एक आर्टिकल पूरा का पूरा लिख लिया। तो ऐसे जो है वो टाइम गैप का यूज करके वो अपना काम अच्छे से करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, मुकुंद ने फिर से पूछा कि नॉन फिक्शनल राइटिंग इज सो प्लेफुल एंड पर्सनल इन प्लेस ऑफ बोरिंग ऑफ अदर्स। ओके, अब देखो वो फिर से जो है वो पूछ रहा है कि आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, नॉन फिक्शनल राइटिंग जो है वो एक राइटिंग का एक पार्ट है, एक हम बोले कि एक जो है वो टाइप है। ओके, कोई भी नॉवेल वोवेल लिखने का, तो नॉन फिक्शनल राइटिंग आप लिखते हो, बाकी अदर्स की बहुत बोरिंग लगती है। क्या लगता है, बहुत बोरिंग, बट आपकी बहुत प्लेफुल, मतलब कि एंजॉयबल और पर्सनल लगती है। क्या लगता है, पर्सनल, कि आप जिससे अपनी कोई बात बता रहे हो, अपने लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हो, ऐसा कुछ बता रहे हो। तो ऐसा क्यों, आपकी जो है वो बोरिंग नहीं होती, बाकी की बोरिंग लगती है, आपकी बहुत एंजॉयबल बनती कैसे है, ये बताओ। तो यहाँ पे उम्बर्टो ने बताया, क्या बताया कि लव नरेशन। पहला तो उसको क्या है, नरेशन करना बहुत पसंद है। देखो सारे चैप्टर्स में हमने देखा कि कोई नरेटर होता है, नरेटर मतलब कि स्टोरी कहने वाला। तो यहाँ पे उम्बर्टो बोल रहे कि मुझे अपनी स्टोरी कहना बहुत पसंद है, मुझे किसी की बात किसी को बताना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, जिसका मीडियम में अपनी पर्सनालिटी को बनाता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंसेस और वो सारी की सारी बातें मैं उसमें खुद घुल जाता हूं, तो वो उनको बहुत पसंद है। दूसरी बात कि जो है वो ये नॉन फिक्शनल राइटिंग जो है वो लिखना उसने कब स्टार्ट कर दिया था, जब वो 22 साल के थे, 22 ईयर्स के, मतलब कि अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा लेकर, अपना अनुभव, अपने जो इंसिडेंसेस और अपनी खुद की सेल्फ जो है उसमें डाल के वो इतना इंटरेस्टिंग जो है वो चीज इसमें से प्रिपेयर करते हैं। ओके, देखो लिखना, ये नॉन फिक्शनल राइटिंग जो है वो लिखना, तो उन्होंने आर्टिकल्स और सब 22 साल के जब वो थे तब स्टार्ट कर दिया था।
ओके। और नॉवेलिस्ट तो बहुत बाद में बने। देखो फर्स्ट नॉवेल तो उसने कब लिखी, जब वो 50 साल के थे, कितने 50 इयर्स के थे, तब उन्होंने फर्स्ट नॉवेल लिखी। मतलब अब तक क्या लिखते थे वो, नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्लेफुल और बहुत ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। क्लियर, तो वो बताया। उसके बाद देखो नॉवेल सेटिस्फाई टास्क फॉर नरेशन। ओके, और नॉवेल तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइंग की, जब मैं फ्री होता हूँ या फिर कभी कभी मेरे को लगता है तो मैं नॉवेल लिख देता हूँ। ओके, और वो भी जिसमें भी मैं अपनी बात बता सकता हूँ, नरेशन के लिए मैं नॉवेल लिखता हूँ। नॉवेल मेरा एकदम प्रोफेशनल काम है, फिर मेन प्रोफेशन नॉवेलिस्ट बनना मैं नहीं चाहता था, फिर मेन प्रोफेशन मेरा नॉवेल है नहीं। ओके, तो ऐसा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोला। फोर्थ क्वेश्चन देखो कि फिर से मुकुंद पूछता है कि डज बीइंग कॉल्ड एज अ नॉवेलिस्ट बॉदर। ओके, क्या पूछा कि आपको लोग नॉवेलिस्ट की तरह जानते हैं कि आपकी नॉवेल बहुत अच्छी है, ये वो सब। ओके, तो ऐसा जो है वो लोग आपको बोलते हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी एज अ नॉवेलिस्ट है, तो वो क्या आपको बॉदर करती है या फिर आपको पसंद आती है? ओके, क्या है, तो वो जो है वो यहाँ पे पूछा। तो उम्बर्टो ने क्या कहा, हाँ मेरे को बॉदर करती है। यस, क्यों बॉदर करती है? क्योंकि उनका काम, उन्होंने बताया ना कि नरेशन लिखना, नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखना, वो उनको पसंद है। उससे भी अच्छी उनको अगर अपनी आइडेंटिटी लगती है तो वो एज अ प्रोफेसर, उनको प्रोफेसर कहलाना पसंद है, कि मुझे लोग जो है वो एज अ प्रोफेसर जाने कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, ऐसा जो है उसकी आइडेंटिटी वो उनको ज्यादा पसंद है। नॉवेल तो देखो क्या है, कंसीडर्ड हिमसेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, उनको जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोग कहे तो वो उनको ज्यादा पसंद है। जबकि उन्होंने जो है वो नॉवेल तो कितने, सिर्फ 5 लिखी है। कितने लिखी है? 5 नॉवेल, याद रखना ये बात, कितनी, 5 ही नॉवेल लिखी है, और 40 नॉन फिक्शनल वर्क्स लिखे हैं। कितने नॉन फिक्शनल वर्क्स? 40 लिखे हैं। नॉवेल सिर्फ 5 ही लिखी है। प्रोफेसर तो पूरी जिंदगी रहे हैं, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन उनके लाइफ में नॉवेल्स का है, और फिर भी लोग उनको नॉवेलिस्ट बुलाते हैं। तो ऑथर ऐसा बोलते हैं कि मुझे इन दोनों जो आइडेंटिटी है मेरी, उसमें नॉवेलिस्ट कहलाने से ज्यादा अच्छा लगता है। बट कोई बात नहीं, अगर लोग मुझे नॉवेलिस्ट करना जानते हैं, मुझे उनको मेरा ये जो है वो पूरा का पूरा फॉर्म पसंद है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लोग जो है वो कोई भी मेरी चीज के लिए बुलाए, पसंद करे, ओके, इट इज ओके। ओके, मेरे को कोई ऐसा परेशानी वाली बात है नहीं। बट पर्सनल एक्सपीरियंस कोई पूछे या फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मेरे को प्रोफेसर कहलाना ज्यादा पसंद आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बोलते हैं फटाफट से। उसके बाद हमारा जो है वो 2 क्वेश्चन और हैं, वो समझ लेते हैं कि उसके बाद जो है वो ऑथर भाई साहब ने या फिर मुकुंद भाई साहब ने क्या पूछा। देखो बहुत ही अच्छे इंटरव्यूअर की तरह मुकुंद जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर उसको दे रहा है। ओके, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो मुकुंद ने क्या पूछा कि इज इको पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ रोज। इसको समझ लो। ओके, इज इको, इको मतलब कौन, उम्बर्टो इको, क्या वो पजल्ड है, मतलब कि क्या वो कंफ्यूज्ड है? पजल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, बाय द सक्सेस। ओके, किसकी सक्सेस? तो सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, ये जो बुक थी। ओके, इस बुक से क्या इको भाई साहब जो है वो कंफ्यूज है, ऐसा वो यहाँ पे पूछा। क्यों कंफ्यूज का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मुकुंद का समझो थोड़ा, कि मुकुंद ऐसा बोलते हैं कि आपकी बुक इतनी ज्यादा यहाँ पे अभी फेमस हुई है, इतनी ज्यादा लोग उसको पढ़ते हैं, 10 मिलियन जितने आपकी बुक की कॉपी सोल्ड हो गई है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बुक आपने अभी इस टाइम पर पब्लिश की, लोग उसको पढ़ने के लिए जो है वो उनका माइंडसेट, उनका टेस्ट ऐसा इसलिए जो है वो फेमस हुई बहुत ज्यादा? वरना अगर आप मान लो कि 10 साल पहले आपने ये बुक पब्लिश की होती तो नहीं होती पब्लिश। मतलब कि आपकी बुक की क्वालिटी से ज्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मायने रखता है आपकी बुक की फेम के लिए। ऐसा कंफ्यूजन है आपको या फिर ऐसा कुछ? तो ऐसा इको पूछे। देखो कितना ज्यादा लॉजिकल और कितना ज्यादा जो है वो डीप क्वेश्चन है। ओके, तो ये एक खास बात है इस हमारे इंटरव्यूअर भाई साहब की, मुकुंद की। ओके, तो यहाँ पे जो है वो उम्बर्टो इको आंसर देते क्या बोलते हैं कि मेरे लिए तो कोई पजल की बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई नहीं है, मैं तब भी करता तो भी जो है वो उस इंटरेस्ट से लिखता तो वह तब भी पब्लिश हो जाती और बहुत ज्यादा फेमस होती, अभी भी फेमस हुई है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट जर्नलिस्ट आर शॉक्ड। क्या है? जो सारे के सारे जर्नलिस्ट है ना, जो वो नॉन फिक्शनल वर्ड को बहुत बोरिंग चीज ऐसा कुछ मानते थे, वो शॉक हो गई कि अरे बाप रे, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कि लोग इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्बर्टो इको की एक खास बात थी कि वो जो है वो एकदम चीजों को सिंपल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी बहुत ही इजी वे में कहते थे, कि जिसकी वजह से छोटे छोटे जो मतलब कहे ना कि एक जो एक नॉर्मल मास है,
जो सारे के सारे जो आम आदमी है वो सब भी उनको पढ़ पाते थे अच्छे से। ओके, उसके लिए आपको एक ब्रिलियंट या फिर जो है वो एक जीनियस होने की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो उसलिए जो है वो उम्बर्टो इको की नॉवेल लोगों को बहुत पसंद आने, लोग अपने आप से रिलेट कर पाते थे उसको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस होती थी। ओके, देखो, और दूसरी चीज की रीडर्स को क्या चाहिए, रीडर्स who don't have easy experience। ओके, वो उन्होंने कभी जो है वो इजी एक्सपीरियंस उसके पास था नहीं, नोवेल पढ़नी, वो उसको समझने वो सब बहुत बड़ा मशक्कत का काम था। ओके, और वो डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, कई सारे ऐसे थे जिसको इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और कई सारे ऐसे थे जिसके पास इजी एक्सपीरियंस अच्छे से समझ सके, वैसा कुछ था नहीं। ओके, तो ये जो उनकी पोएम थी, सॉरी उनकी बुक थी, वो बुक जो है वो लोगों को आराम से समझ में आए वैसी भी थी, और नॉन फिक्शनल थी, जिसकी वजह से जिसको वो जो है वो एक बढ़िया कंटेंट चाहिए उसके लिए भी बहुत ज्यादा चीज अच्छी थी। तो दोनों साइड से जो है वो, या फिर कहे कि लोगों को इस वजह से बहुत ज्यादा पसंद आई। ओके, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन 6 पे। तो अब मुकुंद ने पूछा कि हैज मिडिवल हिस्ट्री प्लेड अ रोल इन द सक्सेस ऑफ द बुक। अब पूछा कि आपने जो है वो इस बुक में थोड़ी मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मिडल टाइम के हिस्ट्री की बात की है, तो क्या वो एक रीजन है आपकी सक्सेस का? ओके, कि उस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होगी। तो यहाँ पे उम्बर्टो को बोलते कि इट इज अ मिस्ट्री। क्या है ये? मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब क्या है कि अब देखो लोगों का कौन सा, लोगों का टेस्ट कैसा है, उसका दिमाग, उसका ओपिनियन कैसा है, किस वजह से वो पढ़ते हैं, वो तो मैं इंडिविजुअली तो किसी से पूछ कर जानकर आया नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कुछ तो मेरे को आइडिया नहीं होगा। तो ऐसा है कि यहाँ पे उम्बर्टो इको जो है उसके लिए वो बोलते हैं कि वो तो मुझे पता नहीं, बट ये सारा का सारा जो पास्ट कन्वर्जेशन है वो कन्वर्जेशन बिटवीन अस इंटरव्यूअर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो है वो पूरा का पूरा इंटरव्यूअर का जो कन्वर्जेशन है वो खत्म होता है। ओके, तो ये जो है वो बात, देखो पहले एक बात हुई थी, ये पास्ट कन्वर्जेशन से मेरे को एक इंसिडेंस याद आया जो आपको जो है वो जान लेना चाहिए, जो आपकी बुक में है, कि पहले जो है वो यूएस में जब वो गए थे, कहाँ गए थे? यूएस में जब वो गए थे, वहां पे भी वो एक इंटरव्यूअर से मिले थे। किससे मिले थे? एक इंटरव्यूअर से मिले थे, यूएस इंटरव्यूअर से। ओके, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे उम्बर्टो इको को ऐसा बोला था कि ये बुक की कॉपीज जो है ना वो आप अमेरिका में सिर्फ 3-4 हजार छपवाओ, उतनी बिकेगी, वरना ज्यादा बिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ऐसी पोएम वोएम पढ़ते नहीं, ऐसी नॉवेल वोवेल नहीं पढ़ते, तो आपको जो है वो आपकी खाली खोटी मेहनत बढ़ेगी, बाकी कुछ होगा नहीं। तो इको ने ऑलरेडी सोच रखा था कि हाँ होगा शायद ऐसा, तो उन्होंने 3000 एक कॉपी छपवाई थी। बट जब उसने जो है वो पब्लिश किया और छपवाया, तो 3000 कहाँ, 3000 और कहाँ पे 3 मिलियन कॉपीज बिकी थी अमेरिका में। कितनी? 3 मिलियन। तो वो उनकी सक्सेस दिखाता है, उनकी क्वालिटी दिखाता है कि कोई भी रीजन में लोगों को वो चीज बहुत पसंद आती थी। ओके, तो ये यहाँ पे जो है उन्होंने सब बाद में बताया। तो सारी की सारी बातें जो है वो अच्छे से इंटरव्यू मुकुंद ने लिया, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया जाता है। क्या इंटरव्यू जो है वो एक आर्ट है कि जो मुकुंद उसका आर्टिस्ट हम बोल सकते हैं, हर कोई इंटरव्यू ले सकता नहीं है। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में है। अब ऑथर, शायद बुक वालों को ऐसा लगता हो कि आप बड़े होगे इंटरव्यूअर बनोगे इसलिए आप रखा हो, तो पता नहीं। ओके, चलो, पर जो था वो हमने देख लिया। अब हमारा जो है वो एक लास्ट चैप्टर जो है वो बचा है, जो हम देख लेंगे फटाफट से। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। हमको पता है कि गोइंग प्लेसेस में क्या क्या है। ओके, हमारी बुक हमसे क्या क्या करवाएगी पता नहीं। पहले तो उसने जो है वो हमको हिस्ट्री में डाल दिया, गांधी जी से मिलवा दिया। उसके बाद जो है उन्होंने हमको जेमिनी स्टूडियो में, हमको कुछ भी काम नहीं है जेमिनी का, जो बंद हो चुका है, पैनकेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारे लोग भी मर गए अब तक। उन सभी लोगों के बारे में चैप्टर दे दिया। उसके बाद जो है उन्होंने सीधा हमको लाकर खड़ा कर दिया इंटरव्यू में। ओके, हमसे जो है वो पोएम एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन के खान आंसर देंगे, फिर भी जो है उन्होंने ये भी पूछ दिया। और यहाँ पे लास्ट में गोइंग प्लेसेस वन साइडेड लव आई। अरे मेरा कुछ नहीं है, हाँ समझना मत कुछ, बस मैं भोलेनाथ का भगत, मजा करेंगे। ओके, हम सब लोग मतलब कि एग्जाम में ध्यान देंगे, उन सभी में नहीं। ओके, तो चलो फालतूगिरी बहुत हो गई, यहाँ पे ध्यान। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको एक अलग कॉन्सेप्ट दिखेगा। ओके, जो आपकी बुक की पहले से खासियत रही है, तो अभी देख लेना। गोइंग प्लेसेस लिखा है किसने? AR बार्टन। किसने लिखा है? बार्टन। ओके, बार्टन ना याद रहे तो बर्तन याद रखो। क्या याद रखोगे? बर्तन। देखो बर्तन का स्पेलिंग होता है BARTAN, आपको लिखना है BARTON। समझ लेने कि मैं बंगाली हूं तो बर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्तन। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है मेरी ऐसी जो है वो हरकतों पर ध्यान मत देना। बट यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टर्स। क्या देखेंगे? कैरेक्टर्स। ओके,
तो देखो मेन कैरेक्टर जो है वो हमारा ये है, क्या है, सोफी। क्या है वो हमारी प्रोटागोनिस्ट, क्या है, प्रोटागोनिस्ट सोफी। ओके, तो इसके इर्द गिर्द पूरी पूरी कहानी है सोफी। अब ये जो है वो दूसरी आई झांसी, क्या नाम है उसका, झांसी। जो झांसी है वो सोफी की फ्रेंड है, क्या है, सोफी की फ्रेंड। ओके, एक भाईबंद है जिसका नाम है जियोफ। वो जियोफ है वो सोफी का एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई है। ओके, एक नाम है डेरेक की जो सोफी का छोटा भाई है। ओके, एक नाम है डैनी केसी, ये नाम खास कर याद रखना, डैनी केसी। ये जो है वो क्या है, आयरिश फुटबॉलर है, आयरलैंड का फुटबॉलर है डैनी केसी, बहुत ज्यादा फेमस है। सोफी को बहुत ज्यादा पसंद है और जियोफ को भी बहुत ज्यादा पसंद है और डेरेक को भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कि वहां पे बहुत फेमस है। ओके, और ये है मॉम डैड किसके, सोफी के। ओके, तो ये पूरी की पूरी सोफी की फैमिली, मतलब कि सोफी, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, मतलब 3 वो भाई बहन और उसके मम्मी पापा। ओके, मतलब कि 5 लोगों की फैमिली। और एक है ये टॉम फिने। वो टॉम फिने कौन है, वो मिस्टीरियस कैरेक्टर यहाँ पे भी रखते हैं, बाद में लास्ट में देखिए। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं थीम ऑफ चैप्टर। चैप्टर क्या है, ये देखो, इम्पॉसिबल, सिली, इमेजरी, ड्रीम्स ऑफ टीनेजर। ओके, क्या है कि सोफी टीनेजर है। ओके, एकदम इम्पॉसिबल, एकदम जो सिली ड्रीम्स ऐसे वो हवा में तीर छोड़ती रहती है। ओके, तो ये इसके बारे में कहानी है कि जो एकदम इमेजिनेशन है, पूरे शायद ना भी हो। ओके, तो पहले तो जो है वो क्या है, सोफीज डे ड्रीमिंग। अब डे ड्रीमिंग मतलब क्या कि सुबह जब वो स्कूल से आ रही होती है तो झांसी के साथ बातें कर रही होगी, मैं बड़ी होंगी तो बड़ी होकर जो है मैं ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी, वो सब बातें वो करती रहती है। ओके, तो सोफी झांसी बोलती है कि तुम्हारी पोजीशन कंडीशन को देखकर तो कुछ बातें करो, ये वो सब कुछ होता है। ओके, वो इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है नहीं, बट वो डे ड्रीमिंग है सोफी के, मतलब सोफी पहले से ऐसा कुछ है वो बड़ा बड़ा सोचकर रखते कि मैं ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी, ये वो सब कुछ। ओके, कोई कभी कभी बोलती है मैं एक्टर बन जाऊंगी, कभी कभी बोलती है मैं ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर नहीं, तो ये सब कुछ वो बोलती रहती है। ओके, तो वो उनकी डे ड्रीमिंग है बहुत ज्यादा। देखो ये इंपॉर्टेंस मैं इस चैप्टर को नहीं दूंगा, अगर 12th में होऊंगा और अगर मेरा रिवीजन या फिर जो है वो रीडिंग करना बाकी होगा तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, इसलिए मैं आपको जल्दी समझा रहा हूं। ओके, दूसरा है सोफी हाउस कंडीशन। सोफी की हाउस कंडीशन, घर की कंडीशन कैसी थी, तो उसका घर जो है वो एकदम 1-2 रूम थे, उसके एक भाई का रूम था, एक उसका रूम था। उसकी मम्मी जो है वो एकदम बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कहे कि उसके वहां पे बर्तन बर्तन मांज रही थी। उसके पापा जो है वो काम करके आए थे, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो गया था, एकदम अगली फेस लग रहा था, मतलब कि बहुत ही पुअर कंडीशन थी, ऐसा हम बोल सकते, बहुत ही पुअर तो नहीं बट नॉर्मल से भी थोड़ा सा नीचे, ऐसा पुअर कंडीशन की थी कि वो बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा ऐसी फैमिली नहीं थी कि जिससे ये बड़े बड़े सपने सोफी देख सके। ओके, तो ऐसे उनकी फैमिली थी पूरी की पूरी, घर भी कुछ खास नहीं था। ओके, उसका बड़ा भाई जो है वो एकदम जेंटलमैन पर्सन था, वही हम देखने वाले हैं। सोफीज यंगर ब्रदर। ओके, यंगर ब्रदर का मतलब होता है कि बड़ा भाई। ओके, यहाँ पे एल्डर यंगर दोनों याद रखो, यंगर के 2 यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सोफी का जो बड़ा भाई है क्या नाम है, जियोफ। तो जियोफ की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो जियोफ एकदम जो है सोफी बोलती है कि जियोफ एकदम शांत किस्म का आदमी था, एकदम कूल। ओके, जो है वो एकदम टॉल और जो है वो एकदम बॉडी भी ठीक ठाक थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो दिखने में भी हैंडसम था, मतलब टॉल डार्क हैंडसम ऐसा। अगर वो ठीक से रहे, अच्छे से जो है वो कपड़े वपड़े पहने और रहे कूल एकदम, तो बहुत ही हैंडसम दिख सकता था, ऐसा जो है वो यहाँ पे बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो एकदम मैच्योर था, बहुत ज्यादा मैच्योर, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा काम कंपोज और एकदम जो है वो कोल्ड माइंडेड, एकदम शांत किस्म का आदमी था। सोफी अपने भाई को सारे के सारे जो सीक्रेट थे सोफी के, वो सारे के सारे सीक्रेट जियोफ को बताती थी। ओके, और दूसरी चीज की जियोफ को बाइक्स बहुत पसंद थी। जियोफ को ये फुटबॉलर खास करके भाई साहब जो है क्या है, डेनी केसी, वो बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। ओके, फुटबॉल भी उसको बहुत पसंद था। उसके जो रूम में जो है उसने फुटबॉलर की, डेनी केसी के 3-3 पिक्चर्स लगा रखे थे, फोटोज, एक तो पूरा फुटबॉल टीम का फोटो भी लगा रखा था। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो है उसके बारे में याद रखने की, वो बहुत बोलता नहीं था, एकदम शांत रहता था। सोफी बोलती है कि मेरे भाई के मुंह से जो है वो कुछ शब्द या फिर कुछ जो है वो बोले, उसमें मुंह से आवाज निकलवानी, मतलब कि जो है वो जमीन के अंदर से मिनरल्स निकालने जैसा मुश्किल था। यहाँ पे सोफी ऐसा बोलते हैं, मतलब कि उसका भाई जो है एकदम अच्छा था, मेरे को तो वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। ओके, अब सोफी का जो यंगर ब्रदर है वो जियोफ हो गया। उसके बाद सोफीज मीटिंग विथ डेनी कैसी। ओके, अब देखो सोफी घर में गई, सारी की सारी बातें ये वो सब हुआ, उसने अपने भाई को वहां पे कमरे में गई, ये सब कुछ उसका भाई का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया। फिर सोफी ने अपने भाई को बताया कि भाई भाई मैं आज डेनी कैसे से मिली।
ओके, ऐसा उसने बोला। तो ये शौक हुआ, क्या, कैसे, नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, डैनी केसी से तुम मिल सकते हो, कहां से, कहां मिल गया हो तुम्हें? ओके, ऐसे उसके रिएक्शन थे। तो उसने बोला कि हाँ मैं सही में मिली। कहाँ मिली? मैं मार्ट में मिली, जहां पे मैं जो है वो मार्केट में जा रही थी, वहां पे मैं जो है वो डैनी केसी से मिली। ऐसा उसने जो है वो देखा, और उसके बाद फटाफट से जो है वो डैनी केसी से मिलकर फिर जो है वो बातें बातें की, ये वो सब कुछ हुआ। घर पे जाके उसने पापा को बताया, सोफी के पापा को, तो उसने जो है वो शुरू कर दिया, डैनी केसी अच्छा फुटबॉलर है, ये वो सब कुछ है, बट उससे अच्छा फुटबॉलर मेरे जमाने में था, और एक इंसान को मैं जानता हूँ कि जो उस फुटबॉलर से मिला था, उसका नाम था टॉम फिनेव। ओके, ये जो हमारा मिस्टीरियस पर्सन टॉम फिनेव। ओके, तो टॉम फिनेव जो है वो था, जिसको भी एक इंसान मिला था। फिर जो है वो सोफी के पापा और सोफी का बड़ा भाई जो है वो बातें करते हैं, कौन अच्छा फुटबॉलर है, डैनी केसी भी उसके जैसा बन सकता है, ये वो सब उसके पापा बोलते हैं, पर वो ऐसा वैसा है सब कुछ। ओके, तो ये सब कुछ होता है। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा याद रखो क्या है, सोफीज एक्साइटमेंट टू मीट डैनी केसी। ये टॉपिक जो है वो खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सोफी की एक्साइटमेंट, क्यों एक्साइटमेंट थी? क्योंकि सेकंड मीटिंग, डैनी उसको ऐसा बोलकर गया था कि मैं फिर से तुमको मिलने आऊंगा। ओके, अब सारे के सारे लोग, एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग गए सीधा जो है वो फुटबॉल को मैच देखने के लिए। एक मिनट जो है वो थोड़ा सा चलेगा, कोई बात नहीं। तो फुटबॉल मैच देखने के लिए जो है वो गए थे, कौन? ये सारे के सारे जो सोफी की पूरी फैमिली है वो। मेरे को ये माइक लेकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कमेंटेटर हूँ फुटबॉल टीम का। चलो, पर कोई बात नहीं, कमेंटेट नहीं करने वाला। हाँ, तो चलो, अब यहाँ पे जो है वो सोफी का जो एक एक्साइटमेंट थी, क्या था उसका, कि वो फुटबॉल देखने गए। उसको पता था कि फुटबॉल के बाद, मैच के बाद जो है वो मेरे को डैनी मिलने आएगा। ओके, तो ये बात, और सोफी को हो गया था उससे वन साइडेड लव। ओके, तो उसमें जो है वो, अब सोफी, फुटबॉल मैच खत्म हुआ, सब लोग चले गए अपने घर पे, सोफी आ गई यहाँ पे। और सोफी ने जो है वो वहां पे बेंच पे बैठी, बहुत अच्छा सा ट्री था, एकदम रोमांटिक, एक ब्रिज था, ब्रिज के आगे वहां पे बैठी थी, और वो डैनी का इंतजार कर रही थी। बट वहां पे जो जब ये बात उसने अपने भाई को बताई थी, जियोफ को, तो उसने बताया कि वो नहीं आएगा, वो थोड़ी आ सकता है, वो थोड़ा इतना ज्यादा जो है वो फ्री होगा कि वो आएगा तुमको मिलने। एक बार कोइंसिडेंसली मिल लिया, हो गया। फिर उसके बाद वहां पे वो वेट करते हैं, उसको एक एक जो है होप है कि नहीं वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, पर वो जो है वो डैनी जो है वो नहीं आता है, या फिर ऐसा होता है। तब वो वहां बैठे 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 सोच रही होती है उसकी जो पहली वो मीटिंग थी, वो मीटिंग के बारे में, कि क्या था मीटिंग में। जब वो उसके पास गई तो उसने देखा कि डैनी जो है वो कैसा दिखता है। तो डैनी जितना टॉल एंड हैंडसम जो है वो दिखता है, ओके, टॉल जितना दिखता है उतना टॉल वो रियल में है नहीं, थोड़ा छोटा है। डैनी की हाइट कितनी, जितनी सोफी की है ना, उतनी डैनी की हाइट है। ओके, वैसा जो है वो उसने यहाँ पे सारे का सारे डिटेल पूरी की पूरी दी। उसके जो है वो थोड़े से टीथ के बीच में लाइन है, उसके जो है वो आईज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओके, उसकी आंखें बहुत अच्छी है, जिस ऐसा लगे जैसे उसमें डूब जाए, आय हाय हाय, ऐसी आंखें, और वो सब कुछ प्यार भरी बातें। हाँ हाँ हाँ, मेरे को यहाँ पे शिवरिंग नहीं, जाने दो। तो वो सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे बोलती है, कौन बोलती है? सोफी। किसके बारे में? डैनी के बारे में सारे का सारा एक्सप्लेनेशन देती है कि एकदम अच्छा दिखता है, उसके जो है वो एकदम क्लीन फेस्ड है, सॉरी के थोड़े नाक पे थोड़े से जो है वो एक दो साइन दिखते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल होते हैं। ओके, जो भी अच्छे लगते हैं। एकदम शाय पर्सनालिटी का है। कैसा है डैनी? एकदम शाय है। ओके, सोफी जो है उससे मिलती है, जब उसके सामने देखती है तो डैनी फिट जाता है। उसकी आंखें जो है वो नीली नीली थी, कैसी थी? नीली, या फिर ग्रीन, ऐसी कुछ बोल सकते हो, जैसे कोई जैसे वेस्ट साइड के लोगों की हो शायद। ओके, तो वैसी उसकी आंखें थी। सोफी जो है उसको देखती रहती थी, स्माइल करती थी, हंसती थी, वो सब। सोफी को तो बहुत मजा, मन में लड्डू फूट रहे थे मन में, ओके, कि ये जो है वो कुछ भी हो सकता था। तो अब यहां से जो है वो धीरे 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 जो है वो सोफी अपनी पूरी की पूरी इमेजिनेशन बनाती है, और वो बोलती है कि मैं, हमने आपकी मैच देखी, आप पूरी की पूरी फैमिली में हम सबको बहुत ज्यादा पसंद हो, ये वो सब। तो फिर टॉमी बोलेगा, डैनी बोलेगा कि जो है वो बहुत अच्छी बात है कि आप मैच देखते हो, आप हमें देखते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर जो है वो सोफी बोलेगी कि जो है वो हम फिर ये वो सब कुछ बातें होगी, फिर कब मिलेंगे, ये वो सब कुछ। तो फिर से वो डैनी बताएगा कि मैं तुमको मिलने आऊंगा, रिपीट करूंगा ये सारी की सारी बात। ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन जो है वो करती है। क्यों? क्योंकि जो है वो, ये क्या बोलते हैं ना, ये एक वन साइडेड लव का कीड़ा वो गिर गया है यहाँ सोफी में। एक तो पहले सोफी इमेच्योर थी, दूसरी चीज की वो जो है वो सामने वाला भाईबंद एक तो बहुत ज्यादा फेमस था, अट्रैक्टिव था, तो सोफी को बहुत पसंद आ गया था।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई जो है वो पर्सन पसंद आ जाए, उसके बाद जो है वो हम उसके बारे में ख्याल में खोए रहते हैं और ये वो सब कुछ होता है। हमको ऐसा लगे जैसे जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वो हमको आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो सब कुछ होता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे हमारे चैप्टर में है। बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा जो है वो मैं उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट सब कुछ जो है वो समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कि जिससे हमसे कोई टॉपिक छूटे नहीं। ओके, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर 8 तक 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके पूरा का पूरा हमारा जो है वो यहाँ पे हो जाता है रिवीजन। क्लियर। अब ये टॉपिक्स आपने अगर चैप्टर में से एक्सप्लोर कर लिए, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, मतलब कि एकदम बिना पूछे, एकदम किसी के, एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 100% एटीट्यूड के साथ जाने का, वहां पे बैठने का, पेपर लेने का, देखने का और लिखने लगने का, लिखने लगने का, कोई भी आपको डाउट रहेगा नहीं। एकदम आपका रिवीजन होता है यहाँ पे फिनिश। ओके, तो इसके साथ जो है वो यहाँ पे हम आपको अभी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और उसके बाद जो है वो हम फिर से मिलेंगे। ओके, अगर कोई मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट बातें हैं तो फिर से जो है वो एक जो है वो आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, और खास करके याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, तो आप जो है वो हमको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।